हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में लीगल अवेयरनेस, और मैं आपका लीगल काउंसलर। आज हम बात करेंगे जो नोएडा के अंदर ट्विन टावर गिराया गया, आखिरकार उसके पीछे क्या रीज़न था। क्रम के ऊपर जो है वो किस तरह से बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जो ये ट्विन टावर था, इट वाज इन नोएडा देन सेक्टर 93। यहाँ पे जो बिल्डर हैं और जो अथॉरिटी है उनके बीच में जो है एक समझौता होता है, यानी कि बिल्डर जो है वो इंटरेस्ट शो करते हैं अथॉरिटी में कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग है, ठीक है। तो उनके बीच में जो है समझौता होता है और एक बिल्डिंग की परमिशन उनको मिल जाती है बनाने के लिए। तो वो ज़मीन जो है वो सेंक्शन हो जाती है उनको 48,263 स्क्वायर मीटर इनको ज़मीन मिल जाती है। ये 2004 में जो है होती है। उसके बाद जो है सेल डीड जो है वो 16 मार्च को जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो यहाँ तक जो है वो एक परमिशन मिलती है जो बिल्डर जनरली करते हैं। यहाँ तक चीज़ें स्मूथ चलती रही। उसके बाद जो है एक और उनके द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की जाती है, रिवाइज्ड प्लान सबमिट किया जाता है और अथॉरिटी से जो है वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है कुछ और लैंड दी जाए। तो 6,556 स्क्वायर मीटर की लैंड उनको और सैंक्शन कर दी जाती है। तो टोटल उनके पास 54,819 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो इन बिल्डर को दे दी जाती है। यहाँ तक बातें सही थी और इनको परमिशन दे दी गई बिल्डिंग बनाने की कि आप जी ग्राउंड फ्लोर +9 बिल्डिंग जो है यहाँ तैयार कर सकते हैं। और जब उन्होंने अपना प्रोस्पेक्ट निकाला तो उसमें कहा गया कि वहाँ पर ग्रीनर एरिया होगा और इस तरह से जो है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें सारी अप्रूवल सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही तरीके से चलती रही और बिल्डर और जो अथॉरिटी है वहाँ पे दोनों का कम्बिनेशन से इस काम को स्टार्ट किया गया। अब दिक्कत कहाँ पे होती है कि एक रिवाइज्ड प्लान जो है, जो रिवाइज्ड प्लान 3 जो है वो मूव कर दिया जाता है अथॉरिटी के अंदर। अथॉरिटी जो है उसमें क्या करती है, एक परमिशन ग्रांट कर देती है और इसमें अथॉरिटी क्या करती है कि उनको G+38 की परमिशन दे देती है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेके आप 38 माले की बिल्डिंग तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसी टाइम में जो है सेम टाइम पे यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो है पास होता है 2010। उसमें प्रोविजन है कि आप बिना बायर को पूछे, जो हमारे एग्जिस्टिंग जिनको हमने फ्लैट्स जो है वो सोल्ड किए हैं उनको बिना पूछे, उनकी बिना परमिशन से आप जो है वो उसमें फर्दर चेंज या फर्दर अप्रूवल नहीं कर सकते। देन एक और एक्ट जो है वो 30 नवंबर 2010 को एक नोटिफिकेशन न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन 2010 पास होता है। तो इस नोटिफिकेशन में कि 2 ब्लॉक्स के बीच में 6 मीटर से लेके जो है वो 16 मीटर तक का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये एक्ट पास होता है। अब होता क्या है कि जो रिवाइज्ड प्लान है जिसमें जो परमिशन मिलती है उसका जो है वो जो वहाँ पे जो RW है उसका ऑब्जेक्शन करती है कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हमें नहीं पूछा गया। और इस चीज़ को लेके जो है वो क्या करते हैं कि माननीय हाई कोर्ट में जो है वो एक रिट पिटीशन दायर कर देते हैं, ठीक है। अब वो रिट क्या डिमांड करते हैं, तो फर्स्ट नंबर वो कहते हैं कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर डायरेक्शन टू क्वेश्चनिंग रिवाइज्ड प्लान, जो रिवाइज्ड प्लान 3 जो अप्रूव हुई है उसे क्वेश्चन करने के आदेश दिए जाएं, ठीक है। जो अथॉरिटी को इसमें कहा गया कि जो आपने जो अप्रूवल दी है उसको भी मतलब जो है वो क्वेश्चन कर दिया जाए, उसके ऑर्डर कर दिए जाए। उसके बाद जो है जो फायर सेफ्टी वहाँ पे लगी हुई है उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। और जो बेसमेंट और जो सेटबैक एरिया है, ठीक है, तो जो इलीगली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उस कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश कर दिया जाए। तो ये रिट पिटीशन जो है माननीय जब हाई कोर्ट के पास जाती है, और तो यहाँ पर जो है माननीय न्यायालय जो है वो कुछ चीज़ें जो रिट पिटीशन वहाँ पर लगाई जाती है, तो जिनके ऊपर जो आर्गूमेंट होती है, डिस्कशन होती है, न्यायालय के समक्ष जो चीज़ें लाई जाती हैं उसमें देखा जाता है कि किस किस तरह की वायलेशन जो है हुई है, क्या वायलेशन हुई है। तो एक एक पॉइंट करके जो है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो सबसे पहला उसमें देखा गया कि वायलेशन ऑफ NBR हुआ है, वायलेशन ऑफ NBC 2005 एक्ट का हुआ है, वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स का हुआ है, कंसेंट ऑफ जो है वो RWA एप्लीकेबल है कि नहीं है। उसके बाद दिया और उस डिसीजन में जो है वो जो डिसीजन 11 अप्रैल 2014 को जो है वो डिसीजन दिया गया
और वो RW के फेवर में दिया गया और इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों जब न्यायालय के पास ये बात पहुंची तो न्यायालय ने काफ़ी गहन देखने के बाद जो है वो डबल बेंच ने इसमें डिसीजन दिया और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। FIR एरिया क्या था, वायलेशन क्या हुई है कि नहीं हुई है, और बिल्डर ने जो है वो लॉ और रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इसमें जो चीज़ आई, जो रिकॉर्ड में जो चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड में जो चीज़ लाई गई वो थी कि कंस्ट्रक्शन जो है वो विदाउट अप्रूवल भी चलती रही और बिफोर अप्रूवल ही कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट रही। ठीक है, और जो टावर जो था वो तैयार कर दिया गया। ठीक है, तो माननीय न्यायालय ने अपने डिसीजन में कहा कि ये जो बिल्डिंग है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो है इसको गिराएगी। उनको ऑर्डर किया गया कि उनको गिराने के लिए इसके लिए ऑर्डर पास किया गया कि डेमोलिशन होगी, और कॉस्ट ऑफ जो गिराने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी जो है कौन बियर करेगा, वो बिल्डर बियर करेगा। ठीक है, उसमें कुछ ऑर्डर भी हुआ कि जिसमें जो है जो ऑफिसर थे उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन या केस भी जो है वो उसका भी ऑर्डर हुआ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वहाँ पैसे लगाए थे आखिरकार उनका क्या होगा। तो उनमें जो है वो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर किया कि उनका जितना भी पैसा है वो 14% इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड साल में जो है मतलब कंपाउंड एनुअली करके जो है उनको वापस किया जाए। ठीक है, अब इस ऑर्डर को लेके जो है वो जो बिल्डर है वो माननीय जो है वो अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं, और बातें रखने के बाद जो है वो अपनी बातें प्रूव करने में जो है वो फेल हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड करते हैं और इस डायरेक्शन को सेम रखते हैं कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके अनुसार ही जो है वो सारा काम होगा। तो यही आज जो हुआ है, जो बिल्डिंग गिराई गई है वो माननीय हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उसी के ऊपर जो है वो डिसीजन हुआ है, और आप देख रहे हैं कि आज उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफ़ी जो लोगों के दिमाग में थे या लोग जानना चाह रहे थे, उनके लिए जो है जिस वीडियो को मेरे लाने का पर्पज़ है कि लैंड कोई इशू नहीं है, कोई इलीगल लैंड नहीं थी, लैंड ठीक खरीदी गई, उसमें पैसे भी लगाए गए, सिर्फ और सिर्फ कुछ कंप्लाइंस इशू को लेके जो कंप्लाइंस उनको करने चाहिए थे वो कंप्लाइंस उन्होंने नहीं किए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी जो डिस्टेंस उनको मेंटेन करना चाहिए था, या जो लॉज थे या जो चेंज हुआ उसको वो सही तरीके से जो है वो प्रोसेस में नहीं कर सके। तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है, और आई थिंक अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरकार हम लोगों को जो है कंप्लाइंस करने चाहिए। जो लॉ बने हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे देश के अंदर जो भी लॉ बनते हैं उन लॉ को हमें फॉलो करना चाहिए और लॉ के अनुसार काम करना चाहिए। तो एक मैसेज तो ज़रूर है, जितने भी चाहे वो बिल्डर हों, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या कोई भी जिस आदमी जिसको ये लगता है कि नहीं मैं कानून से ऊपर हूँ, तो वो ये चीज़ मान लें कि लॉ जो है अबव द पीपल है। तो लॉ इज़ मेड फॉर द पीपल। ठीक है, तो हमें लॉ मानना पड़ेगा एक। लेकिन अगर हम बात करें कि नेशनल प्रॉपर्टी की, तो उसका तो नुकसान है ही, और आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को सरकार को भी इसमें काम करना चाहिए कि प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूर एक होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें शुरू से नहीं होती, ठीक है, तो शायद इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ ऐसी तरह के अलग अलग वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।